ठीक है, अभी लिक्विड में देखो क्या है, हमने सॉल्युबिलिटी के बारे में थोड़ा आपको बताया था, एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस वी आर सीइंग इन लिक्विड। उसमें हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बता दिया था। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीजेस तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, अब बात आती है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर और हेनरीज लॉ। तो अगर मान लो किसी कंटेनर में गैसेस के साथ साथ, है ना, थोड़ा लिक्विड और प्रेजेंट है, मान लो यहाँ पे ए एंड बी जो है वो नॉन रिएक्टिंग गैसेस है। जैसे मान लो एयर है तो O2 और N2 ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो ए और बी के पार्टिकल हैं वो रेगुलरली इस लिक्विड की सरफेस से कोलाइड करेंगे, राइट। और फिर वही बात जो हमने बोला है कि जैसे ये इससे कोलाइड करेंगे, राइट, जैसे मान लो इक्विलिब्रियम कैसे होता है, जैसे मान लो यहाँ ये गैस नहीं होती, कोई भी गैस नहीं होती, वी हैव जस्ट इंट्रोड्यूस द गैस, है ना। जो वाटर है, वाटर की सरफेस पे जैसे मान लो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कोलाइड कर रही है तो कुछ ऑक्सीजन जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो गई। ठीक है, उस टाइम पे, उसी टाइम पे, है ना, जब हमने स्टार्टिंग में डाला उस टाइम पे जो ऑक्सीजन स्केप हो रही है वो उसका रेट कम है। क्या होगा, और सॉल्युबल होती रहेगी ऑक्सीजन, टाइम के बाद सैचुरेशन आ जाएगा। ठीक है, राइट। ठीक है, अभी क्या है कि अगर मान लो ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ा दिया तो मतलब मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू कोलाइड। ठीक है, ऑक्सीजन का अगर प्रेशर बढ़ा दिया, राइट, तो more number of, let's say, molecules are going to collide and that's why solubility increases. अगर A and B two non-reacting gases हैं ऐसे ही, right, solubility of these gases depends on their partial pressure or pressure. ठीक है, तो solubility of gases is proportional to pressure of, है ना, pressure of gas। अगर एक ही गैस है, और you can say proportional to partial pressure of gas अगर mixture present है, you know, then it is in mixture, in gases mixture. So solubility of gas is proportional to pressure of the gas। कहाँ पे सबसे अच्छा एग्जांपल कहाँ है ना, सबसे अच्छा एग्जांपल है आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह होते हैं जब उसमें फिज निकलती है ना। कोल्ड ड्रिंक की जब पैकिंग होती है, ऐसे जो कोला है ना की बॉटल है, उसकी टाइम पे जब जब इसकी पैकिंग हो रही होती है तो वो हाई, लेट्स से, CO2 प्रेशर के साथ पैक की जाती है। ठीक है, इसमें CO2 का प्रेशर क्या होता है, राइट, तो काफी ज्यादा होता है। जैसे ही आप ओपन करते हो, यू आर जस्ट ओपनिंग इट, होता क्या है, एटमॉस्फेयर में जो CO2 की पार्शियल प्रेशर है ना, जैसे आपने खोला एटमॉस्फेयर आ गया, एटमॉस्फेयर है ना, खोला तो एटमॉस्फेयर आ गया, एटमॉस्फेयर में CO2 का पार्शियल प्रेशर बहुत कम है, सॉल्युबिलिटी CO2 की इस वाटर में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए जो एक्सेस CO2 होती है वो बबल्स के फॉर्म्स में निकलती है। ये बात, ठीक है, इसका प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, उस गैस का होना चाहिए। जैसे मान लो अगर मैंने टोटल प्रेशर बहुत ज्यादा कर दिया लेकिन CO2 का प्रेशर नहीं ज्यादा है तो थोड़ी ना CO2 सॉल्युबल।
है ना, solubility of gas is proportional to, है ना, solubility of gas is proportional to pressure of gas, solubility of gas is proportional to partial pressure of gas. ये कब है? इन gaseous mixture, अगर कभी A और B दोनों प्रेजेंट है, टोटल प्रेशर लेट्स से 10 atm है, टोटल प्रेशर 10 atm है और उसमें ये प्रेशर है 2 atm और 8 atm लेट्स से, ऐसा कुछ है, जो एक ही सॉल्युबिलिटी होगी वो 2 atm के हिसाब से होगी। 10 atm ऐसे भी रीच किया जा सकता है, राइट, ये 1 हो और ये 9 हो, है ना, समझ में आया? जो पार्शियल प्रेशर होगा उसके हिसाब से सॉल्युबिलिटी डिसाइड होगी। नहीं लवेन, उसमें हम प्रोपोर्शनलिटी वाला बोला है, तो लवेन का एक क्वेश्चन अच्छा है, इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन ज्यादा सॉल्युबल होती है, नहीं, है ना, नाइट्रोजन का परसेंटेज जरूर ज्यादा है, राइट, बट ये सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगी नहीं, तो उसमें रीजन क्या आता है, गैसेस का भी इंटरेक्शन होता है, आपने ऐसे स्टेट में देखा था, है ना, टाइप्स ऑफ गैसेस में, राइट, उनमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस लगते हैं, जिनमें स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फोर्स होंगी, जितनी ज्यादा पोलर होगी गैस, उतना ज्यादा उसके सॉल्युबल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, वाटर वॉल अट्रैक्शन फोर्स के कारण वाटर के मॉलिक्यूल इसको सॉल्व करके रखेंगे, मतलब उसको पकड़ के रखेंगे, ठीक है, तो परसेंटेज ही नहीं है, बस प्रोपोर्शनलिटी है, इसका मतलब है प्रेशर चेंज करोगे, प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर घटाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या हो गया, है ना, हेनरीज लॉ क्या है, ये है हेनरीज लॉ वैसे, दिस स्टेटमेंट व्हिच आई हैव रिटन, this statement, law, nothing but solubility of gases is proportional to partial pressure of gas in non-reacting gaseous mixture, है ना, in non-reacting gaseous mixture। तो ये संबंध का एक क्वेश्चन है कि अगर मान लो दो लिक्विड है और दोनों की लेयर है, राइट, तो कैसे होगा, तो फिर डिफ्यूजन लगेगा, मतलब होगा क्या है कि मान लो ये लेयर है, तो इस लेयर पे तो जो सॉल्युबिलिटी है वो इसके प्रेशर के हिसाब से आएगी, यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और यहाँ ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इसके हिसाब से इसमें थोड़ा डिफ्यूजन होगा, राइट, अगर इसका कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो इसके पार्शियल प्रेशर से नहीं लेकिन रिलेटेड होगा, पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, यहाँ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो यहाँ पे भी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, तो ये हो गया हेनरीज लॉ, राइट, तो इसमें हम इसका एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन ये है, if solubility is represented as mole fraction, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन किसमें, गैसेस मिक्सचर, राइट, सॉरी सॉल्युबिलिटी ले रहे हैं ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉरी उल्टा, इन लिक्विड गैस स्टेट, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, पानी में सॉल्युबिलिटी लिख रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, जहाँ पे वो सॉल्यूट की तरह ट्रीट हो रहा है, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड एज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है, तो ये बात याद रखनी, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर proportional to solubility, which is proportional to mole fraction. So P is equals to KH dot X. Mole fraction को किससे represent करते हैं, X से,
है ना, हो गया, KH is Henry's constant. Value of KH is different for different gases in same solvent, or you can say value of KH depends on gases and solvent both, है ना। ये डिपेंड करेगा कि नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन जो है वाटर में सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं, उसका KH वैल्यू अलग आएगा। अगर नाइट्रोजन एल्कोहल में देख रहे हैं, उसका KH वैल्यू अलग आएगा। तो डिपेंड्स ऑन गैसेस एंड सॉल्वेंट, बोथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, सेम वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि सेम सॉल्युबिलिटी थोड़ी हो सकती है हर सॉल्वेंट में, और अलग अलग गैसेस का भी KH अलग अलग आएगा। अगर मान लो सॉल्वेंट सेम रखेंगे तो गैस का KH वैल्यू अलग अलग आएगा। Depends on nature of gases and nature of solvent, right? और क्या लिख सकते हैं कि यूनिट क्या होगी, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट तो होती नहीं है ना, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, तो यूनिट ऑफ KH क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ प्रेशर। It could be written as ATM बार, और कुछ भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका हेनरीज कांस्टेंट। इसमें एक और बात याद रखनी है, एनसीईआरटी में ये तो एक्सप्रेशन दे रखा है, इसके अलावा एक और एक्सप्रेशन दे रखा है। जैसे मैंने लिखा पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ये हेनरीज लॉ है, इसमें नोट लिख सकते हैं, हेनरीज लॉ also be expressed as, ठीक है। हमने क्या लिखा हुआ है, solubility is expressed as, मान लो if solubility is expressed as mass per liter, mass of solute per liter, है ना। मतलब ग्राम पर लीटर में आ गया, है ना। अगर सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन टर्म किसी भी एक कंसंट्रेशन टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो सॉल्युबिलिटी को लिख रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूट पर लीटर, राइट। तो सॉल्युबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, यहाँ पे लिख दिया m इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। सॉल्युबिलिटी किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मास में, m इज प्रोपोर्शनल टू p, m इक्वल्स टू kp, ऐसे भी लिखा होता है ना। राइट, ऐसे। अगर मान लो ऐसे दे रखा है ना, ये जो k है, k is a constant but it is not Henry's constant, हेनरीज कांस्टेंट वैसे ही दिखाया गया है, ठीक है। ये KH नहीं है, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, राइट। हमने जब मोल फ्रैक्शन लिया था, अब अगर हमने सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखी तो मोल सॉल्युबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, और हमने प्रोपोर्शनलिटी में हमने क्या किया, इक्वल्स टू लिखा KX, ये KH डॉट X हो गया, ये हो गया हेनरीज लॉ का एक्सप्रेशन। ये प्रोपोर्शनलिटी दोनों तरफ से होल्ड कर दी है ना। अगर आपने यहाँ पे एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाला एक्सप्रेशन आ गया, अगर आपने यहाँ कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया
दूसरा वाला एक्सप्रेशन आ गया। कई बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दो बातें कैसे लिखी हुई हैं, मैंने यहाँ दोनों समझा दी हैं। ठीक है, ये क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना? ठीक है, तो K इज कांस्टेंट बट इट इज नॉट हेनरीज कांस्टेंट। अगर आपको पता है कि क्वेश्चन में वो मास पर लीटर ऐसा कुछ पूछ रहे हैं तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, वहां पे आप पहुंच जाओगे यूनिट से। क्वेश्चन में जैसे K की वैल्यू जल्दी जनरली दे रखी होती है, इसमें यूनिट क्या होगी? ग्राम पर टॉर, है ना, ग्राम पर एटीएम। यूनिट ऑफ K क्या हो जाएगा? ग्राम पर, है ना, एटीएम, या फिर ग्राम पर लेट्स से बार, ऐसा कुछ दे रखा होगा, है ना, है ना, ऐसा कुछ दे रखा होगा तो भी समझ जाना आप। इसमें क्वेश्चन में बस K की वैल्यू से ही क्वेश्चन घुमाते हैं। ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस में ऐसे घुमा देते हैं, आप ध्यान नहीं दोगे तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई, जैसे मान लो क्वेश्चन में दे रखा है, अच्छा कभी ऐसा भी दे सकते हैं कि जो है 1/ATM में दे रखा है, तो उसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे एक तरह से सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू Kp, ये K दे रखा है 1/ATM। क्वेश्चन में जो यूनिट दे रखी है उसके हिसाब से आप एक्सप्रेशन समझ लेना। ठीक है, अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया और आपने P इक्वल्स टू KX लिख दिया तो क्या हो जाएगा? आंसर गलत आ जाएगा। सही बात है ना? हाँ या ना भाई, समझ में आ रहे हैं? ऊपर से जा रहे हैं? K की यूनिट से समझ जाना कि क्यों क्या दे रहे हैं, क्या दे रखा है। आपको याद रखना है सॉल्युबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, दैट्स इट। m इज मास, m इज मास। अब यहाँ देखो क्या दिखा था, मास ऑफ सॉल्यूट। आपको कहाँ से मोल फ्रैक्शन दिख रहा है? राइट, चलते हैं अब आगे। अब इस पे एक एग्जांपल लेट्स से कर लेते हैं। एक मिनट मैं बताता हूँ, मेरे पास है लिखा हुआ। ठीक है, क्वेश्चन है हेनरीज लॉ कांस्टेंट for the solubility of N2 gas in water at 298 Kelvin is 1 into 10 to the power 5 atm. The mole fraction of N2 in air is 0.8. Find number of moles of N2 dissolved in 10 moles of water at 298 Kelvin and 5 atm pressure is. ठीक है, सॉल्यूशन। चलो ये क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो K की वैल्यू है ना वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, KH अलग अलग टेम्परेचर पे, मान लो प्रेशर सेम है ना, टेम्परेचर अलग अलग है तो सॉल्युबिलिटी अलग अलग आ जाएगी, है ना। यहाँ पे हमने जब लिखा था, राइट, वैल्यू ऑफ KH डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर और लिख लेना।
उससे जो हमने पुराना वाला पैटर्न है वो देखा था, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। मान लो आपने प्रेशर एटमॉस्फेयर है ना, पार्शियल प्रेशर चेंज नहीं किया, राइट? तो टेम्परेचर बढ़ाने पे बताओ KH की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर? टेम्परेचर बढ़ाने पे बताओ KH की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है घटती है? घटती है। तो KH क्या होगा, बढ़ेगा, राइट? तभी तो ये कांस्टेंट वैल्यू मिल पाएगी। ये याद रखना है, ये अब मैं लिखा दूंगा अभी, ठीक है? यहाँ पे लिखा देता हूँ। On increasing temperature, KH increases as solubility decreases. ये भी लिख लेते हैं। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, KH को घटना पड़ेगा। क्यों? हम प्रेशर में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, ये वैल्यू कांस्टेंट आनी चाहिए, राइट? पार्शियल प्रेशर इस तरह से। अच्छा ये बताओ 5 ATM जो दे रखा है वो पार्शियल प्रेशर है या प्रेशर है, टोटल प्रेशर एयर का? बताओ भाई, पार्शियल प्रेशर है या प्रेशर है? टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे? हेनरीज लॉ से नहीं, मोल फ्रैक्शन से। क्या होता है? डाल्टन्स लॉ, वो भूलना नहीं है। पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। यहाँ पे बस यही काम करना था। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 तो निकालो पहले। आपको क्या निकालना है? सॉल्युबिलिटी निकालनी है। पहले आपको पार्शियल प्रेशर इनडायरेक्टली दे रखा है ऑफ N2 इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन गैस मिक्सचर इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है? गैस मिक्सचर में वहां क्या लिखा है था, है ना? इन लिक्विड क्या है? सॉल्युबिलिटी किसकी देख रहे हैं? गैस की। तो गैस क्या हो गया? सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड, ये मोल फ्रैक्शन से कंफ्यूज नहीं होना था वहां पे। जो लोग कंफ्यूज हो गए उनके आंसर नहीं आए होंगे। ठीक है? ये डाल्टन्स लॉ लगाया हमने पहले। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 क्या हो गया? 0.8 इंटू 5, तो 4 ATM। ठीक है, अब हम नाइट्रोजन के कारण 4 ATM प्रेशर लग रहा है। नाउ वी नो व्हाट इज KH, तो अब लिख सकते हैं हेनरीज लॉ। फोर इज इक्वल्स टू KH की वैल्यू कितनी है? क्या था? P टू KH डॉट X। KH की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू 10⁵ ATM, ये भी ATM है, ATM इंटू X। तो X की वैल्यू कितनी आ गई? 4 इंटू 10⁻⁻⁵ आ गया मोल फ्रैक्शन। क्या होता है मोल फ्रैक्शन? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स में कैपिटल N की वैल्यू क्या दे रखी है? कैपिटल N इज 10, है ना? 10 मोल्स ऑफ वाटर दे रखे हैं, है ना? फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 पूछा गया था। तो कैपिटल N इज 10। यहाँ पे देखो वैल्यू बहुत कम है, नेग्लेजिबल है। इसका मतलब ये है कि N प्लस कैपिटल N, N प्लस कैपिटल N कैन बी रिटन एज कैपिटल N। कैपिटल N is much greater than small n. Capital N plus small n is approximately can be written as capital N. बस n by capital N is equals to 4 into 10⁻⁵.
n की वैल्यू कितनी आ गई 4 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10 4 इंटू 10⁻⁻4 है ना। तो आप चाहो तो ये वैल्यू इसके कंपैरिजन में रख लो 10 प्लस 4 इंटू 10⁻⁻4 यू कैन नेग्लेक्ट ना दिस पार्ट। ये आ गए भाई मोल्स। किसी ने मास पूछा होता तो क्या करते हैं, राइट, मल्टीप्लाई कर देते मोलर मास से। क्लियर है। देख रहा हूँ एक आध क्वेश्चन मिल जाए तो आपको करा दूं। चलो आगे चलते हैं, फिर एक बार और देख लेते हैं कहीं मिल जाए तो। नहीं है। तो अभी मैंने क्वेश्चन करा दिया आपको, है ना, 0.8 वाला। नहीं है इसमें। ठीक है चलो ओके। एक आधी क्वेश्चन बनते हैं इस पे, राइट। चलो ठीक है आगे चलते हैं हम। तो ये हेनरीज लॉ यहाँ पे सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट खत्म। नाउ वी आर मोर लेट्स से फोकसिंग ऑन, क्या बोले बेटा। सर मतलब पहले वाले एक्सप्रेशन में पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन से प्रोपोर्शनल है और दूसरे में मतलब पार्शियल प्रेशर उसके मास से प्रोपोर्शनल है। कि वो सॉल्युबिलिटी है ना, सॉल्युबिलिटी किसी भी कंसंट्रेशन टर्म में दी जा सकती है। मतलब सर अगर हम लोग अगर CO2 लेंगे और N2 मतलब CO2 और कुछ भी ले लो, नाइट्रोजन हो। कुछ भी ले लो, आपने के डिसाइड नहीं किया है ना, कांस्टेंट क्या है। हाँ सर मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसका मास भी ज्यादा ही होगा, ये कैसे बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते, चीज थोड़ी ना चेंज कर रहे हैं। जिसका भी मोल फ्रैक्शन ले रहे हो, अगर उसको ही चेंज कर दोगे तो फिर कैसे होगा। मान लो ए दे रखा है आपने, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, वहाँ मोल्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। जबरदस्ती कंफ्यूज हो रहे हो। सर मतलब फॉर एग्जांपल अगर नाइट्रोजन और CO2 है। नाइट्रोजन और CO2 में मान लो नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन 0.1 है, 0.1 से 0.2 हो गया, मान लो बताओ मोल्स बढ़े या नहीं बढ़े। सर बड़े मतलब सर मोल्स मतलब बढ़े मैं तो मास बढ़ा या नहीं बढ़ा। हाँ बड़ा। क्या कंफ्यूजन है।
नहीं मतलब सर अगर मतलब N2 और CO2 है तो अगर N2 का अगर मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो लेकिन उसका मोलर मास तो कम है ना। अरे भाई मास किससे कंपेयर कर रहे हो, CO2 से क्यों कंपेयर कर रहे हो, इतनी देर से मैं समझा रहा हूँ। दो कंडीशन में मास कंपेयर करोगे, सॉल्युबिलिटी किस बात पे डिपेंड कर रही है, CO2 के मास पे, N2 की सॉल्युबिलिटी। नहीं। तो N2 के मास पे डिपेंड कर रही है ना, सुन नहीं रहे हो ध्यान से, सुनो फिर ध्यान से। N2 के मोलर मास पे डिपेंड करेगा ना, N2 का मोलर मास चेंज हो रहा है क्या? नहीं। नहीं, तो मोल्स बढ़ेगा, टोटल मास भी बढ़ जाएगा कि नहीं? बढ़ेगा। मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो टोटल मोल्स बढ़ रहे हैं, तो फिर क्या होगा, मास बढ़ जाएगा। हाँ। ओके। कंफ्यूजन कहाँ है, CO2 कहाँ से आ गया इसमें? नहीं समझा सर। ओके। हाँ, ओके सर। समझ गया ना? हम्म। हम्म। ये तो हो गया यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज जो है वेपर प्रेशर, वो हम पढ़ चुके हैं थोड़ा सा। पहले वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, देन वी आर गोइंग टू मिक्स टू लिक्विड्स। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, सॉलिड एंड लिक्विड पढ़ लिया, गैस इन लिक्विड पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है लिक्विड इन लिक्विड, राइट? ये दो लिक्विड को मिक्स करेंगे। बिफोर वी आर गोइंग टू लेट्स थिंक अबाउट लिक्विड एंड लिक्विड, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होता है आपका, है ना? pressure, let's say pressure exerted by vapors of a liquid at saturated condition and constant temperature। वेपर प्रेशर का मतलब है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, है ना? तो इन कॉमन लैंग्वेज सैचुरेटेड नहीं बोल के वेपर प्रेशर ही बोलते हैं, दैट इज सैचुरेटेड कंडीशन एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। वेपर प्रेशर ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, राइट? वेपर प्रेशर depends on nature of, let's say, nature of let's say solvent, or yeah, you can say nature of liquid and temperature। तो फॉर ए पर्टिकुलर लेट्स से लिक्विड, अगर हमने लिक्विड फिक्स कर दिया तो उसका वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, इट विल ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो वेपर प्रेशर फॉर ए पर्टिकुलर लिक्विड, फॉर ए पर्टिकुलर लिक्विड वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ये सब पुरानी बातें हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम वगैरह में बताई हुई हैं, राइट? और हमने ये पढ़ा हुआ है ना ये सब, राइट? हमने देखा था कि H2O, लेट्स से अगर कहीं पे लिक्विड से H2O गैस जा रहा है तो वहां पे क्या लिखा था हमने, कि इक्विलिब्रियम विच इज नथिंग बट वेपर प्रेशर, है ना? So is nothing but pressure of H2O, where pressure is nothing but, this pressure is nothing but vapor pressure। हाँ, एक्वस टेंशन ये सब बात जो लिखी रहती है वो राइट सेम है। हम मान लेते हैं कि वो सैचुरेटेड कंडीशन में दे रखा हुआ है, राइट? अब वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के हिसाब से फंक्शन क्या होता है, राइट? कैसे लिखेंगे, है ना? how the vapor pressure is going to affected by temperature, इक्विलिब्रियम लिखेंगे फॉर लिक्विड एंड गैसियस मिक्सचर, है ना? फॉर लिक्विड गैस
gas liquid or liquid gas equilibrium, है ना। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला होता था, मैं अभी एकदम से मेरे को याद नहीं आ रहा है, एल एन लेते थे ना, एल एन के, एक मिनट बनाना पड़ेगा मुझे ना। के इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट के फॉरवर्ड बाई के बैकवर्ड, राइट। तो मैं बना ले रहा हूँ, आई एम फेसिंग लिटिल बिट डिफिकल्टी, शायद ऐसा होता था लॉग, एक मिनट देख लेता हूँ। K2 by K1 इक्वल्स टू डेल्टा H by 2.303 R 1 अपॉन T2 बढ़ेगा तो डेल्टा H पॉजिटिव, यहाँ पे मेरे को पॉजिटिव चाहिए तो T2 बढ़ा है 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, यही फॉर्मूला था ना, राइट। के टर्म्स में क्वांट ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना। में हमने देखो कैसे किया था, जस्ट क्विक रिवीजन देख लेते हैं कैसे निकाल के लाए थे। तो एक तो फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि हम डेल्टा जी से भी निकाल सकते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी इज नथिंग बट माइनस आर टी एल एन के डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस एल एन के इक्वल टू डेल्टा एच बाई माइनस डेल्टा एच बाई आर टी एंड दिस प्लस डेल्टा एस बाई आर, ऐसा ऐसा भी हम निकाल सकते हैं। K2 by K1 करेंगे तो generally we are assuming कि entropy and delta H value remains constant with temperature, ठीक है। यहाँ ये assume कर लेते हैं, तो ln K2 by ln K2 minus ln K1 क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा H by R T1, सॉरी T2 माइनस माइनस प्लस डेल्टा H by R T1, ये कट जाएगा है ना, ये तो कांस्टेंट टर्म है, बस आ गया ln K2 इक्वल्स टू K2 by K1 इक्वल्स टू डेल्टा H by R 1 upon T1 minus 1 upon T2। ये एक तो इस तरह से निकाल सकते हैं, दूसरा इससे भी निकाल सकते हैं। इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट K फॉरवर्ड बाय K बैकवर्ड। K फॉरवर्ड क्या हो जाएगा, A ईस्ट पावर माइनस EA फॉरवर्ड बाय RT फॉरवर्ड, A बैकवर्ड ईस्ट पावर माइनस EA बैकवर्ड बाय RT। ये कौन सा फॉर्मूला लग गया, केमिकल काइनेटिक्स लीनियस इक्वेशन, K इक्वल्स टू A ईस्ट पावर माइनस EA बाय RT। बस इसको डिवाइड कर दिया तो K इक्विलिब्रियम क्या हो गया, F by AB ईस्ट पावर माइनस EA प्लस EB, EF minus EB, let's say EB by RT। तो डेल्टा H क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, ये हो जाएगा K इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट, ये कांस्टेंट ले लो, लेट्स से A फिर से लिख ले रहे हैं, जो माइनस डेल्टा H by RT, लिख लो ln K इक्वल्स टू ln A, है ना, माइनस डेल्टा H by RT, एंड देन यू आर गोइंग टू राइट, है ना, ये कांस्टेंट टर्म हट जाएगा, डेल्टा H by RT का टर्म फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो ये वांट ऑफ इक्वेशन हमने देखी हुई थी ऐसे, ये दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे रिलेट कर सकते हैं।
ये आ गया आपका है ना वांट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, और इसी में अगर हम इक्विलिब्रियम की जगह प्रेशर लिख दें है ना, पेपर प्रेशर, तो ये हो जाएगा लॉग ए सॉरी P2 by P1 है ना, which is pressure, vapor pressure is nothing but delta H by 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon इस इक्वेशन को बोलते हैं कैशियस क्लैपेरॉन इक्वेशन ऑफ लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। वांट ऑफ इक्वेशन में बस हमने ये प्रेशर डाल दिया तो ये इक्वेशन सेम रह गई, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे हमने अभी ये लिखा था है ना, और हमें इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस, जैसे भी हमने लिखा था के फॉरवर्ड बाई के बैकवर्ड इज के इक्विलिब्रियम which is nothing but a forward by a backward है ना, e to power minus delta h by rt। तो ये एक कांस्टेंट हो गया लेट्स से, राइट, a कांस्टेंट हमने फिर से लिख लिया इसको, a कांस्टेंट है where a is nothing but a forward by a backward e to power minus delta h by rt है ना, ये आ गया आपका इक्विलिब्रियम, राइट। इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू क्या होता है, प्रेशर होता है, पेपर प्रेशर। तो P is also let's say you can write like similarly a is to power minus delta h by rt। If you are going to differentiate dp by dt तो क्या आएगा, इसे डिफरेंशिएट करके बताओ यहाँ पे। तो इसको मान लो कोई एक फंक्शन मान लेते हैं अभी, राइट, डेल्टा एच बाई आर, ये एक तरह से ऐसे लिखा हुआ है e क्यू आर माइनस ए बाई एक्स। तो ये मतलब पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसमें एक्स को टी को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/t का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा a माइनस, या फिर इसको लिख लेते हैं a e के बाद माइनस डेल्टा एच बाई आर टी एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ माइनस डेल्टा एच बाई आर टी। ठीक है, ये ऐसा हो गया ना, ये मान लो कोई फंक्शन था, जैसे मान लो e की पावर माइनस एक्स था, माइनस और आएगा सॉरी, e की पावर माइनस एक्स, मान लो ये पूरे को हमने x मान लिया, पहले इसका डिफरेंशिएशन लिखा तो माइनस e की पावर माइनस एक्स, अब इसका डिफरेंशिएशन लिख लेंगे टी बाई डी टी एक्स। ठीक, तो ये हो गया आपका a माइनस e की पावर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी, और इसका कितना हो जाएगा, ये माइनस टी की पावर माइनस वन ऊपर जाएगा, तो ये माइनस इधर जाएगा और माइनस टू, तो ये हो जाएगा राइट, तो सॉरी का इसका करेंगे तो माइनस और आएगा ना एक मिनट, माइनस डेल्टा एच बाई आर टी, माइनस डेल्टा एच बाई आर बाहर आ गया, 1/t स्क्वायर है ना, तो ये होगा डेल्टा एच बाई आर टी स्क्वायर। सर वो माइनस अगर लिए तो वो माइनस डेल्टा एच बाई आर टी नहीं लेंगे ना, अगर माइनस ही शुरू में निकाल लिया तो। हाँ ये एक्स लेंगे ना, तो हाँ यहाँ नहीं लेंगे, ये माइनस लेंगे, एच बाई आर टी, तो ये यहाँ माइनस और आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस करें, तो ये हो गया आपका प्लस है ना, a इज टू माइनस डेल्टा एच बाई आर टी, और ये डेल्टा एच बाई आर टी स्क्वायर, ये क्या बन गया आपका फिर से, व्हाट इज दिस,
वी कैन से दैट इज प्रेशर, राइट। सेम फंक्शन आ गया यहाँ पे, तो ये हो गया dp बाई कैपिटल टी लिख लेता हूँ ऐसे, dp बाई dt 1/p dp बाई dt इक्वल्स टू डेल्टा h बाई RT स्क्वायर। ये मैंने क्यों लिखा है ऐसा कि एक बार जेई में इसी एक्सप्रेशन पे क्वेश्चन आ गया था, बट सेम रादर देन राइटिंग लाइक दिस ना, उन्होंने ऐसे लिख दिया था। अब जिन लोगों को नहीं पता होगा वो फिर इसको देख के ही कंफ्यूज होगा होंगे। नहीं माइनस नहीं होगा, देखो भाई हमने क्या किया, ई क्यू माइनस एक्स का ले गया था ना डिफरेंशिएशन, ई क्यू माइनस एक्स का माइनस ई क्यू माइनस एक्स हो गया। जो x की वैल्यू है वो क्या है, डेल्टा एच बाई आर टी है ना। डेल्टा एच बाई आर टी का डिफरेंशिएशन लेंगे तो टी की पावर -1 आएगा, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा फिर, है ना, माइनस इधर आया, राइट, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। सही है, ये एक्सप्रेशन और है ना, क्लैसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन का। ये इसको P लिखा है हमने, डायरेक्टली लिख दिया है, तो जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो वो पहले एक स्टेप और लिख लें, dv by dt इक्वल्स टू p डॉट डेल्टा h by t स्क्वायर और 1/p dv by dt इक्वल्स टू डेल्टा h by rt। हाँ बोलो पार्ट। सर जो अब बोरल इक्वेशन है ना, वैन डॉफ इक्वेशन में सर, इसमें जब पानी अभी स्टेट चेंज में हो रहा है ना, तो सर इसमें डेल्टा एच ml भी हो जाएगा। करेक्ट, फिर ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा काइंड ऑफ। डेल्टा एच तो फिक्स है ना 1 मोल के लिए। ओके सर। हाँ 1 मोल के लिए उसकी वैल्यू फिक्स है, मास पे डिपेंड नहीं करेगा, कि m तो फिक्स है ना, 1 मोल में इतने फिक्स m वैल्यू है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा एक चीज मैं भूल गया अभी, मेरे को जस्ट अभी स्ट्राइक हुआ, वो ये हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन और लिमिटेशन में बताना भूल गया। एप्लीकेशन और लिमिटेशन दोनों आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना, बट मैं ओरली बता दे रहा हूँ। एप्लीकेशन एक तो वो सोडा वाली बॉटल बताया आपको, राइट, कि हाई प्रेशर पे CO2 है ना, जब उसको आप पैक कर रहे हो, जब सोडा वाटर या फिर कोल्ड ड्रिंक की जो भी पैकिंग हो रही है वो हाई CO2 एटमॉस्फेयर में हो रही है, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा है, और इसी के कारण फिज बनती है। दूसरा अलग से एप्लीकेशन है कि जब आप जैसे हाइट पे जाओगे, राइट, माउंटेन्स, जैसे जो लोग क्लाइंबर होते हैं, तो फिर वहां पे क्या होता है, टोटल प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, टोटल प्रेशर धीरे धीरे कम होने लग जाता है, प्रेशर कम होगा, उसके कारण क्या होगा, पार्शियल प्रेशर कम होगा, राइट, पार्शियल प्रेशर कम होगा तो ब्लड में एयर की जो सॉरी ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाएगी, सही है, राइट। ठीक है, तो जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं उनके ब्लड में, है ना, ऑक्सीजन की जो मात्रा है, कंसंट्रेशन है, वो थोड़ी कम रहती है, कि प्रेशर आ रहा है ऑक्सीजन की, अगर वो कंसंट्रेशन कम होता है, तो अगर बहुत कम हो जाए मान लो, उस पे माइंड पे फर्क पड़ता है, आपको पता है थोड़ा बहुत, तो जैसे जो आपने 10th में पढ़ा होगा, है ना, ह्यूमन माइंड के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें ऑक्सीजन इज वेरी नेसेसरी, उसके टिश्यू अगर ऑक्सीजन की कमी ज्यादा होने लग जाए तो वो मरने लग जाते हैं, तो उसके कारण एक प्रॉब्लम है, वो एनोक्सिया करके है, ठीक है, वो हो सकती है बीमारी, तो लोग ज्यादा मतलब हाइट पे रहते हैं उनको वो प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें मेंटल कंफ्यूजन ये सब हो सकता है, मतलब ज्यादा, ये बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन इज लेस। तो ज्यादा टाइम तक अगर आप बहुत ऐसे जगह पे रहेंगे जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, वहां पे ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ऑक्सीजन डिफिशिट से आपको डैमेज होता है, बट इतना भी नहीं कि बिल्कुल जीरो हो जाए, है ना, ऑक्सीजन तो तब होता है अमन, कि अगर आपकी बॉडी में एकदम से ऑक्सीजन, हाँ
बिल्कुल एकदम खत्म होने लग जाए तो टिश्यूज, ऑक्सीजन और शुगर, ब्लड शुगर, ये दो चीजें हैं। मतलब जो अपनी बॉडी है ना उसका पावर हाउस, सारी जितनी भी एनर्जी आप लोग खाते हो ना उसमें से बहुत बड़ा परसेंटेज वो ब्रेन खा जाता है। जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हो ना, ब्रेन काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहे हो, वो बहुत एनर्जी, बहुत कैलोरी खाता है। इसलिए खाते रहना चाहिए बहुत ज्यादा। जो लोग, कई लोग ऐसे होते हैं जो, मैं मतलब अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो कई लोग खाना नहीं खाते हैं, स्किप कर देते हैं मील, लेट खाते हैं, उनकी एफिशिएंसी अपने आप कम हो जाएगी, उनको पता ही नहीं चलेगा। ऐसा फील किया है? बहुत देर तक आप पढ़ते रहो, आपने खाना नहीं किया और या लेट कर दिया, मिस कर दिया, शायद आप पढ़ रहे हो तो एग्जॉस्ट हो जाते हैं जल्दी। कहते दिमाग में नहीं घुस रहा है ना, ऐसा कभी हुआ है यार, कितनी देर से पढ़ रहा हूँ कुछ दिमाग में नहीं जा रहा, आओ जाके ब्लड शुगर। तो अब आपके माइंड में दो चीजें चाहिए, आपके माइंड को ब्लड शुगर, मतलब शुगर पहुंचनी चाहिए लगातार। अगर कई बार क्या होता है कि जो लोग डायबिटिक होते हैं और उनका ब्लड शुगर बहुत फ्लक्चुएट करता है, तो उनको बोलते हैं कि भाई गिरने भी नहीं देना है, बढ़ने भी नहीं देना है। दोनों तरफ से प्रॉब्लम है, गिरने भी नहीं देना है और बढ़ने भी नहीं देना है। गिर गया तो माइंड असर आ जाएगा, बहुत गिर गया तो, और बढ़ गया तो फिर और मतलब दिक्कत हो जाएगी। दोनों प्रॉब्लम। एनीवे, चलते हैं आगे। एक तो ये एप्लीकेशन हो गया, एक एप्लीकेशन ये भी होता है जो लोग डाइवर्स होते हैं, राइट। तो आप जैसे अगर हम नीचे की तरफ जाओगे, हमने गैसीय स्टेट में आपको पढ़ाया था, राइट, किसी भी हाइट पे, डेप्थ पे, है ना, लेक की किसी भी डेप्थ पे प्रेशर क्या होगा, राइट, रिमेम्बर, प्रेशर बढ़ता है, राइट, है ना, कैलकुलेशन से बताया था, रो जी एच, है ना, रो जी एच, राइट। तो रो वाटर का अगर हम 1 लिख लेंगे तो जी तो 9.8 होता है, तो एच की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू 13.6 जी इंटू एच। एच की वैल्यू कितनी होती है? 0.76 mm। रो जी एच वन इक्वल टू रो जी एच टू, आप निकाल लोगे एच की वैल्यू, वो क्लोज टू 10 मीटर समथिंग आ जाती है। अच्छा निशांत, ओके। तो ये कुछ 10 मीटर समथिंग आती है, तो आप बोलते हो कि हर 10 मीटर पे 1 एटीएम प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जब डाइवर्स नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या हुआ, उन पे लगने वाला जो प्रेशर है, राइट, वो बढ़ गया, ठीक है, वो बढ़ रहा है राइट पे। और राइट, उसके कारण क्या होता है, ब्लड में जो सॉल्युबिलिटी है, राइट, वो आपके क्या कहते हैं, जो भी गैसेस हैं उनकी कंपैरेटिवली बढ़ जाती है थोड़ी सी, ठीक है। उनका जो सिलेंडर है उसमें भी काफी कंप्रेस्ड पे, कंप्रेशन पे आपकी गैस भरी होती है ना, हाई लेट्स से प्रेशर पे। जो जो आपकी क्या कहते हैं गैस है, आपके ब्लड में एकदम से सॉल्युबल, ज्यादा सॉल्युबल होती है ना, तो जो भी आपने सिलेंडर है उससे ले रहे हैं उस पे, राइट, ज्यादा सॉल्युबल हो रही है। जैसे ही आप बाहर आते हैं ये डाइवर्स, है ना, क्या हुआ, प्रेशर घट गया, अब वो नॉर्मल ब्रेथ, है ना, गैस सिलेंडर से ना लेके नॉर्मल उससे ले रहे हैं। जब नॉर्मल अगर आप ले रहे हैं, क्या हो गया, एकदम सॉल्युबिलिटी कम हो गई, आपकी आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में बबल्स बनेंगे, राइट। मतलब जो डाइवर होंगे उनके छोटे छोटे, है ना, जब एकदम हाई प्रेशर से एकदम एकदम ऊपर आए, बबल्स फॉर्मेशन होगी ना, एक्सेस एक्सेस जो भी है सॉल्युबिलिटी वो बढ़ेगी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सबकी। उसमें होता ये है कि अगर नाइट्रोजन ज्यादा है तो वो नाइट्रोजन के जो बबल्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, ऑक्सीजन के बबल्स तो यूज हो जाएंगे, है ना, राइट। नाइट्रोजन तो नॉन रिएक्टिव है, ऑक्सीजन के ऑक्सीजन अगर ज्यादा भी है तो वो आपके में क्या कहते हैं इनहेलेशन में जो है वो यूज होगी। नाइट्रोजन जो है उसका कोई यूज नहीं, नॉन रिएक्टिंग है, तो वो जो बबल्स है वो ब्लड वेन्स में कहीं जाके ट्रैप हो जाते हैं कभी कभी,
और अगर वो ट्रैप हो गए वहां पे, तो वहां पे फिर वो दे आर गोइंग टू कॉज सम प्रॉब्लम, है ना, पेन वेन होता है, उसको बैंड बोला है, उस प्रॉब्लम को बैंड बोला है एनसीईआरटी में, तो बैंड्स प्रॉब्लम हो जाती है। जनरली जहाँ पे जोड़ है, जहाँ पे मुड़ रही है वेन्स वगैरह, वहां पे ज्यादा ट्रैप होता है, ठीक है, जहाँ पे वेन्स एकदम से मुड़ रही है, तो वहां पे ट्रैप हो जाएंगी, तो फिर वो वहां पे क्रिएट करेंगे प्रॉब्लम, है ना, ब्लड के फ्लो में भी, और दर्द होगा, ये सब कुछ कुछ होगा, राइट। बस उसका कॉन्सेप्ट यही है कि सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस एकदम से आ रहा है, राइट, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, इसलिए तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, तो नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन या मोल फ्रैक्शन कम कर देते हैं, तो हीलियम गैस मिलाते हैं, इसमें हीलियम आर्गन ऐसे कोई गैस मिला सकते हैं, मतलब नाइट्रोजन का परसेंटेज कम करना है, बस सिंपल सी बात है, ठीक है, नाइट्रोजन का थोड़ा सा परसेंटेज कम कर देते हैं, बस इतना याद रखो। तो ये तो हो गया एप्लीकेशन और उसके कारण चैलेंजेस। अब आता है लिमिटेशन, जो मैं और स्किप करके आऊँ, तो हेनरीज लॉ कहाँ कहाँ लगता है, ठीक है, हेनरीज लॉ वहां लगेगा जहां पे नॉन रिएक्टिंग गैसेस हो, है ना, जो गैसेस वाटर में सॉल्युबल हैं, हाईली सॉल्युबल, वो रिएक्शन के कारण सॉल्युबल है, केमिकल रिएक्शन कर रही हैं, जैसे NH3 HCl, दीज आर वेरी हाईली सॉल्युबल गैसेस इन वाटर। इन गैसेस की सॉल्युबिलिटी हम हेनरीज लॉ से नहीं बता सकते, ठीक है, वहां पे कौन सी मैकेनिज्म, कौन सी रिएक्शन चल रही है, नॉस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट चल रहा है, राइट, HCl वाटर के साथ है, HCl तो एसिड की तरह, वाटर बेस की तरह बिहेव कर रहा है, रिएक्शन हो रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऐसे अमोनिया, है ना, राइट, केमिकल रिएक्शन हो रही है, इनकी सॉल्युबिलिटी, इनकी हाई सॉल्युबिलिटी वी कैन नॉट एक्सप्लेन थ्रू हेनरीज लॉ। ये बात लिमिटेशंस में लिख सकते हो कि लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, और उसमें लिखते हैं कि लिखना है हमें नॉन रिएक्टिंग गैसेस, है ना, नॉन रिएक्टिंग गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, हेंस, है ना, gas should not undergo association or dissociation, undergo dissociation or association in water, कुछ रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, hence we cannot explain the solubility, high solubility of ammonia and HCl, ये एक तो ये हो गया, और कहाँ पे और होता है कि pressure should not be too high and temperature should not be too low, pressure should not be too high and pressure should not be too low, ये ठीक है, अगर ऐसा कुछ होगा, ऐसी गैसेस होंगी जहाँ पे, है ना, वो रिएक्ट नहीं कर रही हैं सॉल्वेंट के साथ, और ना तो बहुत ज्यादा प्रेशर है और ना ही बहुत लेस टेम्परेचर है, हाई प्रेशर और टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर लिखना है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर हाई सॉल्युबिलिटी को बताते हैं, राइट, एबनॉर्मली हाई सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो हेनरीज लॉ है, वो इक्वेशन क्या है, एक तरह से अगर आप देखोगे, स्लोप टाइप बाई इक्वल्स टू, है ना, कि mx का ग्राफ है, ये पार्शियल प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो, है ना, सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है, ऐसे अगर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो ये एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, राइट, थोड़ा सा ये डेविएट होने लग जाएगा, इसलिए प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई एंड टेम्परेचर शुड नॉट बी लो, क्लियर है ये लिमिटेशंस, विदाउट एप्लीकेशन लिमिटेशंस हेनरीज लॉ में। हम समझते हैं वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर पे चलते हैं, तो वेपर प्रेशर में क्या है, तो बता ही दिया, है ना, प्रेशर एक्सर्टेड, राइट, ठीक है, तो यहाँ से हमें एक
आइडिया मिल गया कि कैसे वेपर प्रेशर चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, है ना। कैसे चेंज होता है, तो e की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई सॉरी e की पावर माइनस डेल्टा एच बाई आर टी है, राइट। तो ये ग्राफ आपने देखा हुआ है, इक्विलिब्रियम वाला ग्राफ, फिर एल एन के वाला ग्राफ आपने देखा हुआ है ना। एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ग्राफ देखा हुआ है एल एन के इक्वल्स टू क्या था, डेल्टा एच बाई आर माइनस डेल्टा एच बाई आर प्लस आर टी प्लस डेल्टा एस बाई आर, ठीक है। लिमिटेशन दिखाऊं, जल्दी से लिमिटेशन। वाटर और सॉल्वेंट, यहाँ पे जनरली तो वाटर ही सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है। ये डन, ठीक। अब अगर मान लो एल एन के वाला ग्राफ क्या था, डेल्टा माइनस डेल्टा एच बाई आर टी प्लस डेल्टा एस बाई आर, राइट। तो इसमें ये ग्राफ कैसा बन रहा था, अगर डेल्टा एच एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के हिसाब से, तो बताओ ये वाली रिएक्शन तो हमेशा डेल्टा एच इसमें एंडोथर्मिक ही आएगा, अगर वेपर प्रेशर के लिए लिख रहे हैं ये वाला ग्राफ, राइट। हमेशा एंडोथर्मिक ही रहेगा, है ना, गैस लिक्विड टू गैस वाले में, ठीक है। अगर ये एंडोथर्मिक हो गया, राइट, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, है ना। वेपराइजेशन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, डेल्टा एच वी दैट इज पॉजिटिव। यहाँ पे जो ग्राफ हम देख रहे हैं, राइट, वो एल एन पी का हो गया माइनस डेल्टा एच बाई आर टी प्लस डेल्टा एस बाई आर, ठीक है। तो इसका ये ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा, विद रेस्पेक्ट टू 1/t, ठीक है। तो बस टेम्परेचर बढ़ेगा, 1/t घटेगा, राइट, 1/t घट रहा है इधर, तो ये एल एन के या एल एन पी बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ेगा, ऐसे भी सोच सकते हैं। टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो 1/t घटेगा, 1/t घटेगा तो के, है ना, एल एन के बढ़ेगा एंड के बढ़ेगा, राइट, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने में वेपर प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। सो यू कैन रिलेट लाइक दिस, चलते हैं आगे। अब अगर मान लो हम बात कर रहे हैं लिक्विड एंड लिक्विड की, लिक्विड एंड लिक्विड, है ना, मिक्सचर ऑफ लिक्विड की बात करें तो दो केसेस बन सकते हैं। एक केस है मिसिबल लिक्विड्स, मिसिबल ले रहे हैं ना, लिक्विड सोल्यूशन का मतलब क्या है, दोनों कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्स हो गए, है ना, मिसिबल, कंप्लीटली मिक्स। और दूसरा केस क्या है, इमिसिबल, ये कंप्लीटली मिक्स एंड ये डू नॉट मिक्स, है ना। राइट, तो ये हो गया। अब हम पहले पढ़ेंगे मिसिबल लिक्विड सोल्यूशन।
मिक्सिबल लिक्विड सॉल्यूशन एंड देयर इज राउल्स लॉ. एक और लॉ है राउल्स लॉ, इट इज सिमिलर टू let's say Henry's law. बट राउल्स लॉ वैलिड किसके लिए? लिक्विड एंड लिक्विड के लिए, है ना. और ये हेनरीज लॉ किसके लिए वैलिड है? गैस एंड लिक्विड के लिए. ठीक है, थोड़ा समझते हैं इनमें सिमिलरिटी क्या है. राउल्स लॉ ये बताता है कि अगर मान लो कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन प्रेजेंट है, यहाँ पे दो लेट्स से ए एंड बी आर मिक्स टुगेदर, जो एक ही वेपर्स बनेगी, है ना, जो एक ही वेपर्स बनेगी वो कितनी बनेगी? ए के कारण वेपर प्रेशर कितना आएगा और बी के कारण वेपर प्रेशर कितना आएगा? लेट्स से बी को ऐसे रिप्रेजेंट कर, है ना. आपको पता है कोई भी लिक्विड हर टेम्परेचर पे थोड़ा थोड़ा इवेपोरेट होता है. अगर हम इसको ऐसे क्लोज कंटेनर में ऐसे सैचुरेटेड कंडीशन कर दें, यहाँ पे ए का वेपर प्रेशर कितना आएगा, बी का वेपर प्रेशर कितना आएगा एट ए सर्टेन टेम्परेचर, ये बताता है कौन? राउल्स लॉ. ठीक है, उल्टा समझते हैं हेनरीज लॉ, है ना. हेनरीज लॉ के हिसाब से समझते हैं. अगर ये हमें पता है तो हम बता सकते हैं ये इस सब्सटेंस ये वाले जो गैस है, ये जो वेपर्स हैं, इसके कारण ये कितना सॉल्युबल होगा. एबल टू रिलेट. ठीक है, राउल्स लॉ क्या बता रहा है? राउल्स लॉ बता रहा है कि यहाँ पे अगर दो सॉल्यूशन लेट्स से दो सॉल्वेंट आपस में मिक्स है तो उनके कारण वेपर कितना होगा ना. वेपर्स कितनी आ रही होंगी यहाँ पे, वेपर प्रेशर क्या हो रहा होगा, उनका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, ये बता रहा है राउल्स लॉ. हेनरीज लॉ क्या कह रहा था? अगर हमें पार्शियल प्रेशर यहाँ गैसेस का पता है तो हम बता सकते हैं अंदर ये कितनी सॉल्युबल होगी. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड बता रहा था ना ये, या नहीं, है ना. मान लो अगर ये पार्शियल प्रेशर ए का पीए है, कैन आई से दैट ए इज इक्वल्स टू KH डॉट XA, where XA is mole fraction of A in solution. नहीं ऐसा नहीं, ये बात समझ में आई? राइट, फिर से समझते हैं. देखो बिल्कुल बेसिक से, मान लो दो सॉल्यूशन जो है, दो सॉल्वेंट आपस में एक साथ प्रेजेंट है ए एंड बी, ठीक है, एक क्लोज कंटेनर में. सैचुरेटेड कंडीशन आने देते हैं. ठीक है, ये आ गई सैचुरेटेड कंडीशन जो भी है, इनका वेपर प्रेशर आ गया यहाँ पे ए और बी का. ये जो ए और बी का वेपर प्रेशर है, ये अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ इस बात पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे इन सब का मोल फ्रैक्शन कितना है ना. का मोल फ्रैक्शन आपस में कितना है, अगर ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा तो ज्यादा वेपर बनेगी, सीधी बात है. ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे बी के लिए आ जाएगा, बी की भी थोड़ी वेपरेशन होगी, राइट. अब ये यहाँ पे क्या हो गया, वेपर्स का मिक्सचर बन गया, उनके पार्शियल प्रेशर हमने लिख दिए पीए और पीबी. हेनरीज लॉ क्या बोलता था? अगर ये पीए हमें पता है तो वी कैन राइट पीए इज नथिंग बट KH डॉट XA, solubility of A vapors into the solution, यही तो बोलता था. A in liquid एक तरह से, मोल फ्रैक्शन ऑफ A in liquid, राइट. PB बोल बताएंगे हम KH into XB. राउल्स लॉ क्या बोलता है वो हम अभी लिखने वाले हैं. राउल्स लॉ ये बोलता है कि PA is nothing but PA naught dot into XA, where PA naught is enough vapor pressure of A liquid. A naught क्या है? वेपर प्रेशर. ये क्या है? पार्शियल प्रेशर. ठीक है,
तो बस यहाँ पे जो डिफरेंस है, यहाँ KH की जगह हम यहाँ लिख रहे हैं राउल्स लॉ में PA नॉट, इतना ही डिफरेंस है। पहले राउल्स लॉ लिख लेते हैं। According to Raoult's law, partial pressure of vapors is proportional to mole fraction of liquid in solution. Partial pressure PA is proportional to XA and partial pressure PB is proportional to XB. A plus B क्लोज कंटेनर है, यहाँ पे A की ये वेपर्स है, ये B की वेपर्स है। So PA is nothing but equals to PA naught plus PA naught XA. PB is nothing but PV naught XB. Where PA naught and PB naught are vapor pressure, and PA and PB are partial pressure, and XA and XB are mole fraction of A and B in solution, mole fraction of liquid A and B in solution. थोड़ा समझ लेते हैं इस बात को। मान लो केवल और केवल A ही प्रेजेंट होता, मान लो इस सॉल्यूशन में केवल और केवल A ही प्रेजेंट होता है ना, B नहीं होता कंटेनर में, XA की वैल्यू क्या हो जाती 1। इफ इट इज ओनली A इज प्रेजेंट तो क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज गोइंग टू बी 1, PA क्या हो जाएगा, PA नॉट के बराबर हो जाएगा। तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर के बराबर होगा। पार्शियल प्रेशर का टर्म तभी आता है जब हम मिक्सचर की बात करते हैं। पार्शियल प्रेशर का सिंपल मतलब ये होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय सर्टेन लेट्स से वेपर्स और गैस इन ए मिक्सचर, or you can say the pressure is contributed by the certain gas or let's say vapor is the contribution is partial contribution, not the total contribution, that's why the term is called partial। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन में है वेपर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर में, तो पार्शियल इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि मिक्सचर है, ठीक है, इसलिए पार्शियल लिखना पड़ रहा है। ठीक है, अगर कोई कहेगा पी टोटल क्या होगा, व्हाट इज पी टोटल, टोटल है ना, पी टोटल इज टोटल प्रेशर राइट ऑफ टोटल लेट्स से ओवर हियर द प्रेशर इज, तो पीए किसके बराबर हो जाएगा, पीए प्लस पीबी के बराबर, व्हिच इज इक्वल्स टू पीए नॉट एक्सए प्लस पीबी नॉट एक्सबी। टोटल प्रेशर, ठीक है। अगर एक्सए की वैल्यू 1 होगी तो पीए पीए नॉट के बराबर हो जाएगा। मान लो इन दोनों को मिक्स किया राइट, इन दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे
जिसका जितना कंट्रीब्यूशन होगा उसके हिसाब से उसका पार्शियल प्रेशर आएगा। दिस इज व्हाट राउल्स लॉ इज सेइंग। ठीक है, हाँ, तो KH एक तरह से तो यही सिमिलैरिटी है, राइट। ये इज प्रोपोर्शनल टू ये XA मोल फ्रैक्शन सॉल्युबिलिटी हो गया, तो यहाँ पे PA नॉट KH की तरह है। ऑब्वियस सी बात है, वो गैस इन लिक्विड है और ये लिक्विड इन लिक्विड है ना। हेनरीज लॉ डिफाइंड फॉर गैस इन लिक्विड, तो सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं हम यहाँ पे। सिमिलैरिटी दिख गई है ना राउल्स लॉ और इसमें। राइट, देखो इसमें और मतलब अब इसमें ये बस आपको समझना है कि ये राउल्स लॉ के हिसाब से ये ऐसा होता है, जिसका जितना कंट्रीब्यूशन है। लेट्स से अगर मैंने बोला कि इसमें इसका कंट्रीब्यूशन 40%, मान लो मैं एक एग्जांपल ले ले रहा हूँ। मान लो ए लिक्विड की एट एनी टेम्परेचर है ना, नॉट पीवी नॉट और वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T। मान लो एक टेम्परेचर 298 केल्विन पे ये 100 है, ये नॉट पीवी नॉट 200 है, राइट। इनको अगर इक्वल अमाउंट में अगर हमने ऐड कर दिया है ना, XA और XP की वैल्यू 1 है, मतलब सॉरी 0.5 है। वेपर प्रेशर क्या आएगा इसके 50% के कारण 50, इसके 50% के कारण 100, तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा 150, राइट। अगर मान लो है ना, अगर हमने यहाँ पे XA की वैल्यू 0.4 ले ली तो यहाँ 40, ये 60 हो जाएगा, 0.6 60%, 0.6 इंटू 120, तो ऐसे 160। ऐसे टोटल प्रेशर चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कि कितना मोल फ्रैक्शन हमने लिया है। ये इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, राइट, यहीं पे भी ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। अब इसमें कुछ फॉर्मूले हम और लिख सकते हैं थोड़ा सा वेरी करके। हमें पता है कि XA प्लस XB इक्वल्स टू 1 है ना। अगर यहाँ पे हम लिख सकते हैं तो XB कैन बी रिटन एज 1 माइनस XA, इसमें पुट कर दो, टोटल इज नथिंग बट PA प्लस PB which is nothing but PA naught XA plus PB naught 1 minus XA। तो इसको क्या लिख सकते हैं, PA naught XA plus PB naught minus PB naught XA, or you can write PB naught plus PA naught minus PB naught XA टोटली। तो एक और फॉर्मूला बन गया जहां पे ये दिस इज, ये सब वैल्यू कांस्टेंट है, जो टोटल प्रेशर है वो केवल एक मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे क्या था, दो फंक्शन थे ना XA एंड XB, तो हमने उसको एक फंक्शन में लिख लिया। ऐसे अगर हमें XB के टर्म्स में लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, बस यहाँ देखना है, राइट। अगर हम XA के टर्म्स में लिख रहे हैं, राइट, तो PB नॉट आ रहा है, तो XB के टर्म्स में लिखेंगे तो PA नॉट प्लस PB नॉट माइनस PA नॉट XB, ऐसे आ जाएगा। ये एक दूसरे में कन्वर्ट करना आ गया ना इधर से इधर, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो किसी क्वेश्चन में PA नॉट ज्यादा है, मान लो PA नॉट PV नॉट से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, किसी का एक वेपर प्रेशर ज्यादा है मान लो, राइट, PA नॉट PV नॉट से ज्यादा है, इसका मतलब है A इज मोर वॉलेटाइल देन B। A की वेपर ज्यादा बन रही है तभी तो PA नॉट ज्यादा है। A लिक्विड इज मोर वॉलेटाइल देन B, ये भी समझ लेते हैं। इफ PA नॉट इज ग्रेटर देन PV नॉट, तो मतलब है A liquid A is more volatile than B। एंड इसका मतलब ये भी है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड A is less than B। इसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कौन बताएगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है।
बॉइलिंग पॉइंट इज टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू, अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं नॉर्मल, लेट्स से 760 mmHg। तो जो ज्यादा वॉलेटाइल है वो जल्दी से 760 पे पहुंच जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, ज्यादा वॉलेटाइल है तो उसकी वेपर ज्यादा बनेगी, तो कम टेम्परेचर पे 760 पहुंच जाएगा, तो वेपर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम। तो ज्यादा वॉलेटाइल है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा, राइट, वेपर प्रेशर ज्यादा तो जल्दी से है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा और जल्दी से 760 पहुंच जाएगा। लो टेम्परेचर पे ही 760 पहुंच जाएगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम। जो ज्यादा वॉलेटाइल है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। ये बातें याद रहनी चाहिए, है ना, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है उससे आपको ये दो बातें पता चल जाएंगी। तो वेपर प्रेशर ज्यादा है उसका एक और तरीका, इसका एक और बात हम बोल सकते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस ना, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगे या कम होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हाई और लो, ये तो लो होंगे, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस लेस होंगे। ठीक है, तो ये इतनी बात समझ गए। चलो अब आगे चलते हैं। जैसे एक आध में क्वेश्चन देख लेता हूँ, है ना, फिर आपको यहाँ पे बता दूँ, देखते हैं इस फॉर्मूले पे 2-3 क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको। वो ऐसे है, जैसे मान लो 2 moles of A and 3 moles of B are mixed together to form ideal solution। ठीक है, A और B मिक्स कर रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन मतलब ये मिसिबल सॉल्यूशन है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर है, PA नॉट दे रखा है 120, B प्योर B है ना, दैट इज 180। ठीक है, जी रेस्पेक्टिवली द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी, टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, पहले टोटल मोल्स हो गए आपके 2 and 3 5, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो गया 2/5, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो गया 3/5। आपको पी ए नॉट पता है, आपको पी बी नॉट पता है, ठीक है, निकल जाएगा। If in the solution A and B formed in the previous question the mole fraction of A and B in the vapor phase when the first traces of vapor is formed, चलो इस पे बात करते हैं, ये अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है, इतना आप ये समझ में आ गया ना, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी दे रखे होते हैं, कहीं पे लिखा होता है कि P total is varying like this, P total is nothing but लिखा है 180 plus 70 into XA, where A is mole fraction of right A liquid। ठीक है, पूछ लेते हैं, बताओ भाई पी ए नॉट क्या होगा और पी बी नॉट क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। पी टोटल दे रखा है इस तरह से, ठीक है, पी नॉट पी बी नॉट बता दो क्या होगा, कैसे निकालेंगे, अगर मोल फ्रैक्शन ए इक्वल्स टू 1 हो गया, सारा का सारा क्या होगा, पी ए नॉट ही हो जाएगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन क्या होगा, पी ए नॉट ही हो जाएगा। तो एक्स ए की वैल्यू 1 डाल दो, पी टोटल की जो भी वैल्यू आएगी वो पी ए नॉट के बराबर हो जाएगी, दैट इज 250। एक्स ए की वैल्यू 0 डाल दो तो, है ना, 0 का मतलब ए बिल्कुल भी नहीं है, तो पूरा का पूरा पी बी नॉट ही होगा, 0 डाल दो इसमें तो ये आ जाएगी 180, टोटल 180 मींस पी बी नॉट, टोटल 250 इज दैट इज पी ए नॉट। समझ में आया? समझा देता हूँ कि मान लो कभी पी टोटल का एक्सप्रेशन ऐसे दे रखा हो 180 plus 70 एक्स ए वेयर एक्स इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड, और उन्होंने पूछा पी ए नॉट पी बी नॉट बताओ इसके प्योर, आपको कुछ नहीं करना है, एक्स ए की वैल्यू 1 डालनी है, केवल और केवल क्या होगा, ए ही सॉल्यूशन होगा, तो ए के कारण जो वेपर प्रेशर आएगा वो पी ए नॉट होगा, एक्स ए की वैल्यू 1 डाल दो, एक्स ए की वैल्यू 0 डालेंगे तो बी हो जाएगा, और बी। ठीक है, चलते वापस इस क्वेश्चन की तरफ कि ये कैसे होगा। ठीक है, ये तो अभी हमें पता चल गया टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन गिवन, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड गिवन इन सॉल्यूशन। ठीक है, एक्स ए एंड एक्स बी आर मोल फ्रैक्शन,
बात करते हैं फिर से नेक्स्ट से। अच्छा, जैसे एक एग्जांपल अभी जो हमने लिया था वही ले लेते हैं। जैसे मान लो पी ए नॉट जो है वो 200 है, 100 mmHg, और पी बी नॉट है लेट्स से 100 mmHg। लेट्स से XA की वैल्यू अभी हम ले ले रहे हैं 0.4 और XP की वैल्यू ले ले रहे हैं 0.6 आ जाएगी, है ना। 0.4 तो 0.6। ये कितना आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ए गैस इज 80 mmHg and partial pressure due to B is nothing but 60 mmHg। टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा? 80 + 60 दैट इज 140। इतना हम समझ चुके हैं अभी, राइट। ठीक है, हमें पता है कि वेपर में ए और बी की दोनों की वेपर्स प्रेजेंट है, ए और बी दोनों की वेपर प्रेजेंट है, और उनकी वैल्यू भी पता है कि भाई उनका वेपर प्रेशर क्या क्या आ रहा है, पार्शियल प्रेशर क्या क्या आ रहा है। अब अगर हम इस मिक्सचर में दोनों की वेपर प्रेजेंट है तो क्या मोल फ्रैक्शन इन गैसियस मिक्सचर बता सकते हैं क्या? मोल फ्रैक्शन इन गैसियस मिक्सचर, नॉट मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड। कौन सा लॉ लगेगा? डाल्टन्स लॉ। कौन सा लॉ लगेगा? डाल्टन्स लॉ। How the Dalton's law? Mole fraction of, let's say now mole fraction we are writing as Y. Mole fraction of A vapors in gaseous mixture. Mole fraction of A vapors in gaseous mixture, YA, is nothing but PA divided by P total. Partial pressure divided by total pressure. And YB क्या हो जाएगा? PV divided by P total. ये कितना था? 80. टोटल कितना था? 140। हो गया 60, 140, 4/7, 3/7, है ना। Solution which is having 2/5 and 3/5 mole fraction in liquid is having different mole fraction in let's say vapors, 2/7 and 3/7। समझ में आया? दिक्कत यहाँ पे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन, तो उसको भी अभी हम दूर कर देते हैं। कि बच्चों को ये लगता है कि अगर मान लो कोई चीज ज्यादा वॉलेटाइल है, कोई चीज ज्यादा वॉलेटाइल है तो उसके वेपर्स भी ज्यादा होंगी। ज्यादा वॉलेटाइल है तो उसकी वेपर्स भी ज्यादा होंगी। ये बात सही है, गलत है? ये गलत है। अगर कोई चीज ज्यादा वॉलेटाइल है तो हमेशा जरूरी नहीं है उसकी वेपर मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लेट्स से वेपर इज गोइंग टू बी मोर, है ना। जैसे मान लो ये ज्यादा वॉलेटाइल है ए, लेकिन अगर इसका मोल फ्रैक्शन मैं लिक्विड में 0.1 लिख दूं, है ज्यादा वॉलेटाइल, मोल फ्रैक्शन यहाँ 0.1 लिख दूं और यहाँ 0.9 लिख दूं, तो ये कितना हो जाएगा? 20, ये कितना हो जाएगा? 90, टोटल हो गया 110। वाई ये कितना होगा? 20/110। वाई भी कितना होगा? 90 वो डिवाइड बाय 110। यू कैन सी ना, केवल और केवल अगर हम मैंने बोल दिया कि ये ज्यादा वॉलेटाइल है, इसका मतलब ये नहीं कि इसके मोल फ्रैक्शन भी गैसेस मिक्सचर में ज्यादा होंगे। क्लियर है ये बात? ज्यादा वॉलेटाइल का मतलब ये है कि विद रिस्पेक्ट टू, है ना, अगर हम ये भी 0.1 होता, लेट्स से ये दोनों बराबर होते, लेट्स से 0.5 एंड 0.5, तो हम बोलते कि इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो। इस बात पे भी डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन लिक्विड में क्या है, केवल वॉलेटिलिटी से डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, कंफ्यूजन रहेगा पक्का, याद ढंग से, दिक्कत तो नहीं होगी, है ना।
सर वो स्टेटमेंट एक बार आप रिपीट कर सकते हो कि इफ लिक्विड A is more volatile than it does not means वो That स्टेटमेंट. that then if a liquid is more volatile, that doesn't mean that the mole fraction of vapors, mole fraction of vapors of A vapors would be more in gaseous mixture. यस सर समझ गया. लिख लो, ये बात है ना, शॉर्ट में यही लिख रहे हैं. ये कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि एक चीज ज्यादा वोलेटाइल है तो उसकी ज्यादा वेपर बन रही होगी. अभी हम वेपर प्रेशर इन सॉरी गैसियस मिक्सचर में क्या मोल फ्रैक्शन है उस पर बात कर लेते हैं. फॉर्मूला लिखा देते हैं आपको, तो हमने कैलकुलेशन करके बता दी थी. तो यू कैन राइट, भी क्या बताया था हमने, if A is more volatile than B, that doesn't mean vapors of so that doesn't mean mole fraction of A vapors will be more in gaseous mixture. Doesn't mean. चलो अब चलते हैं आगे. तो आप बात आती है मोल फ्रैक्शन of vapors of A in gaseous or vapor mixture in mixture. So PA is nothing but PA naught XA. PB is nothing but PB naught XP. So if YA and YB are mole fraction of vapors A and B in gaseous mixture, hence from Dalton's law, YA equals to मतलब mole fraction in gaseous mixture is nothing but partial pressure divided by total pressure. YA equals to PA by PT, which is PA naught XA divided by P total, and YB is nothing but PA naught XP divided by P total. Sorry, PB naught XP divided by P total. ठीक है, तो इसको इधर से निकाल लेंगे. ये हो गया PA naught XA divided by PA naught XA plus PB naught XP. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, PA naught XA divided by PA naught plus or you can write PA naught XA divided by PA naught plus PV naught minus PA naught. Ignore, sorry, PV naught, ulta hoga PV naught PV naught plus PA naught minus PV naught XA. ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हमने जो ऊपर लिखे हैं वो यहाँ पे डाल दिए. ठीक है, ये यहाँ YA इज ए फंक्शन ऑफ XA आ गए. XA कॉमन नहीं ले सकते बेटा, इधर XA नहीं है ना, इस तरफ XA नहीं है, तो कट नहीं कर सकते.
अब यहाँ पे कुछ ग्राफ लिख लेते हैं, ग्राफ कैसे दिखेगा, राइट। ये सब इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, पहले तो एक एक का लिखते हैं। जैसे मान लो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे ग्राफ कौन से होते हैं, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के। ये ग्राफ है। मोल फ्रैक्शन यहाँ पे हम ले रहे हैं 0 से 1, ठीक है। तो आपको पता है कि जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा, जब ये पी टोटल के बराबर, पी ए नॉट के बराबर ना हो जाए। अगर यहाँ पे ये एक्स से बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में 0 से 1 में, ये ग्राफ हो गया पी ए का। ये पी ए क्या होता है, पी ए नॉट एक्स ए। एक्स ए की वैल्यू 0, ये 0, एक्स ए की वैल्यू 1, पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट। ऐसे ग्राफ हो गया, राइट। ठीक है, ये जहाँ पे कट कर रहा है ये पी ए नॉट। इसी तरह से अगर इसी ग्राफ में हम एक्स बी भी डाल दें तो पी बी क्या होता है, पी बी नॉट एक्स बी। बट यहाँ पे रिलेशन क्या है, अगर एक्स से 0 है तो एक्स बी 1 हो जाएगा, राइट। एक्स बी की वैल्यू यहाँ पे इस तरफ बढ़ेगी, इस तरफ बढ़ेगी। कैसे, 0 से 1, है ना। जब x से 1 है तो एक्स बी 0, और जब ये 0 है तब ये 1। कैसे बढ़ेगी, ऐसे। इसका ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे लीनियर। पॉइंट पे क्या हो जाएगा, पी बी नॉट। वी आर अज्यूमिंग दैट, लेट्स अज्यूम A is more volatile than B. Hence, A naught is greater than PB naught. ऐसे ही ग्राफ बना लिया हमने, क्या समझ में आ गया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली रेड लाइन PB को रिप्रेजेंट कर। स्लोप इस बात पे डिपेंड करेंगे, ये दिखा ना y इक्वल्स टू mx, तो स्लोप किस बात पे डिपेंड कर रहा है, PA नॉट PB नॉट पे डिपेंड कर रहा है। अगर स्लोप इक्वल हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, PA नॉट PB नॉट के बराबर हो जाएगा। हमने पहले अज्यूम कर लिया है कि A जो है वो ज्यादा वॉलेटाइल है, ताकि हमें आसानी रहे, है ना, बाकी सारी चीजों में। ठीक है, अब पी टोटल का ग्राफ क्या होगा, पी टोटल इज नथिंग बट, पी टोटल क्या है, पीवी नॉट एक्स ए के टर्म्स में, पीवी नॉट माइनस एक्स ए, सॉरी पीवी नॉट माइनस पी ए नॉट, सॉरी उल्टा, पी ए नॉट माइनस पीवी नॉट, पी ए नॉट माइनस पीवी नॉट एक्स ए। यही है ना ग्राफ, इक्वेशन। लेट्स से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन कर लेता हूँ। ये देखो, ये वाली लाइन हो गई पीवी नॉट वाली लाइन, है ना। वाला पॉइंट क्या हो गया, पीवी नॉट, राइट। ये जो डिफरेंस है ये क्या हो गया, दिस डिफरेंस इज नथिंग बट ये नॉट माइनस पीवी नॉट। बस एक्स ए की वैल्यू 0, पी टोटल पीवी नॉट, एक्स ए की वैल्यू 1 तो पी टोटल इज पी ए नॉट। तो ये ग्राफ कैसा आ गया, यहाँ से। ये समझ में आया, ये वाला ग्राफ, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पी टोटल। ठीक है, ये ट्रायंगल ले लो आप, ट्रायंगल में पीवी नॉट यहाँ पे, राइट। और ये जो ग्राफ है पी ए नॉट माइनस पीवी नॉट, है ना, ये आपका स्लोप हो गया, क्योंकि ये तो 1 है। टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, है ना, पी ए नॉट माइनस पीवी नॉट डिवाइड बाई 1, स्लोप आ गया इनटू एक्स। तीनों ग्राफ क्लियर है या किसी को दिक्कत है इसमें।
ठीक है, वेरी गुड, सबको क्लियर हो गया। आई थिंक आज के लिए काफी है, बस इतना पढ़ा देते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा और है, लेकिन बाद में बताएंगे वो। एक बार आइडियल के नॉन आइडियल ऐसे 2 केसेस और हैं, उनको बताने के बाद बताएंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। चलो, तो सॉलिड स्टेट अब सॉल्व करना चालू कर दो। सॉलिड स्टेट कर लो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, तो फिर लिक्विड में थोड़ा सा अभी है, लगेगा टाइम लिक्विड में, तो 2 वीक जाएंगे अगर जिस तरह से मिल रहे हैं लिक्विड। हाँ बोलो। सर मेरे को पहले वाले चैप्टर में एक डाउट था सॉलिड स्टेट में। हाँ सर डोपिंग में मेरे को थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। मतलब डोपिंग मतलब एनसीईआरटी में ना सिलिकॉन वाले ग्रुप के एग्जांपल देके बताया है, एन टाइप पी टाइप। उसमें फास्फोरस एंड एल्युमिनियम के साथ डोप कर रहा है ऐसा बताया। मतलब मेरे को वो लॉजिक नहीं समझा। आपका जो NaCl वाला मुझे समझा कि उधर स्पेस एक्स्ट्रा क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो पाता है, तो लेकिन वो सेमीकंडक्टर है ना, वो क्या है, सेमीकंडक्टर। ये हम बात कर रहे थे आयनिक सॉलिड की, ठीक है। जैसे सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो, जैसे हमने मेटल लिया कॉपर कॉपर कॉपर, वैसे सेमीकंडक्टर सिलिकॉन सिलिकॉन। प्योर सेमीकंडक्टर में मतलब सिलिकॉन सॉलिड इज बिहेव्स एज, सिलिकॉन का कोई वायर लेंगे तो वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। उसमें कई बार सिलिकॉन ही नहीं अकेले है ना, सिलिकॉन के जर्मेनियम वगैरह ये सब भी, मतलब ये सारे प्योर सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। बट अगर हम चाहते हैं थोड़ा और अच्छा इनका है ना, उनका यूज थोड़ा और अच्छा हो जाए, उसमें डोपिंग करते हैं। तो वी आर डूइंग द डोपिंग बाय 13th ग्रुप एलिमेंट और 15th ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। 13 एंड 15 के कारण क्या होता है, 13 के कारण तो एक डिफिशियंसी, एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी रहती है। जैसे मान लो ये सिलिकॉन है और ये एल्यूमिनियम का एटम है, के पास 3 लेट्स से 3 इलेक्ट्रॉन ही आउटर मोस्ट सेल में है ना, और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में। तो इसके कंपैरिजन में एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसको एक तरह से पॉजिटिव लिख सकते हैं। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप हो गया, तो ये पॉजिटिविटी ना, पॉजिटिव नेचर आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे जंप होते जाएंगे, जैसे जैसे आते जाएंगे, पॉजिटिव मूव करता जाएगा। ओके सर। इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, राइट। एक तरह हाँ, से हाँ। एक इलेक्ट्रॉन कम है तो पॉजिटिव, राइट। इसको बोलते हैं हम पी टाइप, पी फॉर पॉजिटिव, है ना। और उल्टा अगर मान लो यहाँ पे हमने फॉस्फोरस लिया होता तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता, माइनस हो गया, राइट। अगर ये माइनस यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो इसका आगे से शिफ्ट होगा, है ना, सिलिकॉन से। इस तरह से माइनस, है ना, माइनस में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन देगा, जंप करेगा एक से दूसरे पे। इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, बस। एन फॉर नेगेटिव, पी फॉर पॉजिटिव, बस। ओके सर, समझा। क्लियर है सर, थैंक यू सर। चलो ओके, बाय। इसमें डाउट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिस्कशन कर लेंगे, एक मैं क्लास लूंगा, उसमें ले लेंगे। आप बताओ कि कब लेना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा सॉल्व कर लो। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके उसमें भी आ रहा है ना, TWT में, वो सॉरी MT में। बताओ इस वीक, नेक्स्ट वीक, कभी भी ले लेंगे। आप बस सॉल्व करके रखो, मतलब जिस दिन मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ उस दिन आपका सॉल्व हो चुका हो। रिडॉक्स नेक्स्ट TWT में आ रहा है, कब है नेक्स्ट TWT? 19th को। हाँ तो रिडॉक्स का, फिर रिडॉक्स में जो डाउट है वो 19 से पहले एक बार पूछ लो, और 19 के बाद एक बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रख लेते हैं, उसमें पूछ लो। ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीक में बोल के, मैम को बोल के एक एक्स्ट्रा डिस्कशन क्लास लगवाता हूँ, ठीक है। तो रिडॉक्स का उसमें पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीक रिडॉक्स तक कर लो।